नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीएमसी कैरियर पे। देखिए, आपको पता है झारखंड, जी हाँ, झारखंड सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। और कब आपको पता है? 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है। और अब आपके पास लगभग एक मंथ का सिर्फ समय बचा है। ये 30 दिन आपके लिए बहुत बड़ी समय है। इसको आप उपयोग किस तरह से कीजिएगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो देखिए, इसीलिए हमारे तरफ से लाया गया है अंतिम प्रहार कर कर सीरीज चलाया जाएगा। और इस अंतिम प्रहार सीरीज में आपको झारखंड जीके के लगातार प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ साइंस और मैथ के भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसमें क्या करवाया जाएगा? देखिए, आपको पता है झारखंड जीके मैं करवाऊंगा। झारखंड जीके का 40 प्रश्न पूछा जाएगा। हम लोग एक वीडियो में ज़्यादा, देखिए, समय भी नहीं लेना है कि 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो बनाकर 40 का 40 प्रश्न करें। तो इस पाठ को मैं 2 भाग में बांटूंगा। एक में 20 प्रश्न मेरा प्रयास रहेगा, एक वीडियो में 20 प्रश्न, और एक वीडियो में 20 प्रश्न करवाकर, यानी 2 पार्ट में एक सेट खत्म करने का। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आपका प्रतिक्रिया अच्छी रहेगी, कमेंट अच्छी रहेगी, हर तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो ऐसा किया जाएगा कि 40 का 40 एक ही वीडियो में करवाया जाए। लेकिन ज़्यादा समय भी हमें व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, अंतिम प्रहार है और स्टार्ट करते हैं। अब समय न व्यर्थ करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन सभी रेलिवेंट, या तो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या तो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, ये हमारा पहला सीरीज है। और अच्छा लगेगा तो विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीज को विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। तो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि फ़ायदा मिल सके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस तिथि को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? देखिए, बुद्धू भगत की जैसे आपकी चर्चा आती है ना, तो आपको याद होना चाहिए वो कोल विद्रोह। जी हाँ, कोल विद्रोह का नेतृत्व जो करने वाले थे, कोल विद्रोह का जब नेतृत्व करने वाले थे, इन्हीं के साथी थे ये भगत, जब इनमें शामिल हुए थे। इसीलिए जैसे आपको बुद्धू भगत की बात आती है तो आपको याद आना चाहिए कोल विद्रोह। अब चर्चा बनता है कि कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831। जी हाँ, कोल विद्रोह कब हुआ ये आपको याद रखना है, 1831। कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है? डेट पूछ सकता है, लेकिन डेट तो जल्दी पूछता नहीं है, ईयर जरूर पूछता है। तो वो भी आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1831 को कोल विद्रोह हुआ था। फिर आपको याद रखना क्या है कोल विद्रोह से रिलेटेड? इसको जो दमन करने वाले थे, दमन करने वाले मतलब इसको जो रोके थे, इस कोल विद्रोह को, वो थे विली किन्स के द्वारा इसका दमन किया गया था, इस विद्रोह का। और किसी भी विद्रोह का आप 2-4 चीज याद रखिएगा, ये कब हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, और साथ ही साथ इसको दमन करने वाला कौन था। तो देखिए, यहां पर आता है इम्पे का बात। तो इम्पे कहां से जुड़ा? देखिए क्या होता है कहानी, थोड़ा सा समझिएगा। इनके जो दमन करता थे विलियम किन्स, इसी के अधिकारी या आप बोल सकते हैं सैनिक थे इम्पे क्या करते हैं? जब सैनिकों के खिलाफ बुद्धू भगत और भी मिलकर, इनके साथ 3 साथी, इनके भाई भतीजा थे, साथ ही साथ 300 सैनिक जब मिलकर इनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, कोल विद्रोह कर रहे थे। कोल विद्रोह क्यों हुआ था? कर बढ़ गया था, हड़िया में कर बढ़ाया गया था, उत्पादन में कर बढ़ाया था, इसीलिए ये जो विद्रोह हुआ था, इसीलिए विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह में जब इन्होंने विद्रोह किया, तब यहां पर दमनकर्ता विलियम किन्स भेजेंगे किसको? तो इम्पे को भेजेंगे कि इसको रोको। तो इम्पे क्या करता है? यहां पर इम्पे कमान कसेगा और क्या करेगा? इम्पे इनको रोकेगा और मार देगा। क्या करेगा? इनके साथ साथ 300 प्लस सैनिक को क्या करता है?
गोलियों से छल्ली कर देता है, गोलियों से एकदम उड़ा देता है। 300 प्लस भगत के साथ 300 सैनिक थे, साथ ही साथ इनके भाई भी थे, इनके भाई भी थे और इनका भतीजा भी था, भतीजा भी था। तो ये घटना ही पूछ रहा है कि खिलाफ के साथ वो शहीद कब हुए थे। तो देखिए ये जो घटना हुई थी वो हुई थी 12 फरवरी 1832 को उनका शहीद हुआ था। लेकिन इतना भी इन पे नहीं माना था, इन पे इतना क्रूर था ना कि जानते हैं इनके साथ, ये बुद्धू भगत के साथ इनका भाई और इनका भतीजा का सर काटकर, जी हाँ सर काटकर, इस विलियमकिंस को पिठोरिया में जाकर गिफ्ट उपहार देता है, ये तीनों का सिर काटकर। तो ये थी कहानी। तो आपसे पूछा शहीद कब हुए, तो शहीद आप बोलिएगा 12 फरवरी 1832। लेकिन देखिए कभी कभी आप झारखंड का इतिहास पढ़िएगा ना तो बहुत जगह विवाद या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यही बात है, देखिए यहाँ पर 14 फरवरी दिया गया है, बहुत जगह आपको 14 फरवरी दिखाई देगा, बहुत जगह आपको 12 फरवरी दिखाई देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको खेलना है। अगर 14 फरवरी दिखाई देगा तो 14 फरवरी आप मारिएगा, 12 फरवरी दिखाई देगा तो 12 फरवरी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह, यहां पर देखिए दुर्जन शाह नहीं होगा, यहां पर होगा दुर्जन साल, टाइपिंग मिस्टेक है, दुर्जन साल होगा, को कैद से मुक्त किया गया था। आप दुर्जन साल की भी थोड़ी सी कहानी अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं दुर्जन साल की क्या कहानी है। दुर्जन साल के जब जब इतिहास में चर्चा होती है तो आपको याद आना चाहिए जहांगीर, जी हाँ जहांगीर। और जहांगीर के समकालीन, जहांगीर के समकालीन की अगर बात करें ना, जहांगीर के समकालीन में कोई राजा था ना तो यही था दुर्जन साल। जी हाँ, जहांगीर के समकालीन में कौन था, तो जहांगीर के समकालीन में कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे तो ये भी आप याद रखिएगा, जहांगीर के समकालीन राजा कौन हुआ करता था, तो दुर्जन साल और शासन करता था। इसका जहांगीर का अधिकारी या सैनिक था इब्राहिम खां। आप इतिहास में पढ़े होंगे, जिनसे भी पढ़े होंगे, इब्राहिम खां इसका था अधिकारी, या आप बोल सकते हैं सैनिक था। ये क्या करता है, दुर्जन साल को पकड़कर आगरा ले जाता है और आगरा ले जाकर ग्वालियर के जेल में रखता है। आगरा ले जाकर ग्वालियर के जेल में रखता है। कहाँ पर, तो आगरा में, ये ध्यान में रखिएगा। और वहाँ क्या होती है, वहाँ जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ क्या कंडीशंस होती है, वहाँ फिर इनको जब कैद बनाया जाता है तो एक ऑफर दिया जाता है, और वो ऑफर क्या दिया जाता है कि आप कर दीजिए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो वही यहाँ पर चर्चा की है कि कितना सालाना कर देने की बात की गई थी, और उसके बाद दुर्जन साल को छोड़ दिया गया था। तो ये जो बात की गई थी वो हुई थी 6,000 रुपए का। जी हाँ, प्यारी सी हमारी डी फॉर देवरानी जी आंसर हो जाएगा, यानी 6,000 रुपए जो था दुर्जन साल से बात हुई और दुर्जन साल ने बोला कि हम 6,000 रुपया देंगे सालाना आपको कर, हमें छोड़ दीजिए। तो जहांगीर बोलते हैं ठीक है, आपको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब किया गया था, आप सभी को पता होगा जो पढ़ रहे हैं, 1938 ईस्वी में। जी हाँ, 1938 में आदिवासी महासंघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, ये आपको बताना है। देखिए जिसमें कॉन्सेप्ट की बात होगा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसका डायरेक्ट है वो तो आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा कि इसका ईयर ये है। तो देखिए मौसम की अगर बात करें, झारखंड में 3 मौसम प्रचलित है। आप बात कीजिएगा किस में, तो ग्रीष्म, शीत
ग्रीष्म, शीत और वर्षा। अब ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, जब ये तीनों आपको मैं बता ही दिया। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक, तो मार्च से जून का जो मंथ होता है, मार्च से आप जून का जो महीना देखते हैं ये होता है ग्रीष्म का महीना। फिर आप शीत में जाइएगा तो शीत, अभी आपको पता है अभी का जो महीना चल रहा है इस शीत का महीना है, किस तरह से शीत सुबह सुबह गिरती है हमारे छतों पर। तो ये नवंबर से फरवरी तक जो अभी महीना चल रहा है वो शीत का। और उसके बाद आप देखिएगा फिर आप देखिएगा आगे की कहानी वर्षा का, तो वर्षा का आपको साफ पता चल जाएगा कि जुलाई से जो महीना आगे की रहती है वो जुलाई से लेकर जो कहानी रहती है वो रहता है वर्षा का। लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा, कितने मौसम प्रचलित हैं, तो यहाँ पर आप झारखंड में कितने मौसम, तो देखिए ग्रीष्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है और शीत दिखाई दे रहा है, लेकिन एक का नाम नहीं है तो इसको काट देंगे। बसंत तो हमारे तरफ है ही नहीं, तो बचा क्या हमारा बी फॉर बाहुबली, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, पांचवा नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। ये तो इतना प्रसिद्ध क्वेश्चन है ना, नदी की जब जब बात होएगी ना तो ये क्वेश्चन बराबर रिपीटेड होता है। बंगाल का शोक, तो आप जानते हैं कौन सा नदी झारखंड में ऐसा है, तो ये कहानी आपको पता होगा। झारखंड की सबसे बड़ी नदी, जी हाँ, झारखंड की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें ना तो कौन सा है, तो आपको पता होगा झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर है। तो देखिए दामोदर, और इसी को हम लोग बोलते हैं बंगाल का शोक। अब देखिए क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है। अब तो बाढ़ नहीं आता है, पहले यहाँ पर दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था। और ये नदी सीधा जाकर कहाँ मिलती है, तो ये बंगाल होते हुए सीधा जाकर हुगली आप जानते हैं ना, बंगाल में हुगली नदी है, वहाँ पर जाकर इसका विलय होता है। तो ये आप जान लीजिए कि इसका कहाँ विलय होता है, तो हुगली नदी में जाकर इसका विलय होता है। दूसरी चीज़ आपको क्या जानने की आवश्यकता है, झारखंड की अगर बात करें सबसे बड़ी नदी, तो आप बोलिएगा कौन, दामोदर। और भी इसमें एक पॉइंट आपको जानने की जरूरत है कि देवनद नदी, जी हाँ, एक और नाम से इसको बोला जाता है देवनद नदी। कभी आपसे पूछ दे कि देवनद नदी कौन है, तो देवनद नदी को ही दामोदर नदी बोला जाता है, या दामोदर नदी को ही देवनद नदी कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब आते हैं स्वर्ण रेखा नदी पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब नदी की बात हो रही है तो स्वर्ण रेखा नदी पे चर्चा करते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आपको पता होगा, पूरे नदी में एकमात्र नदी ये है स्वतंत्र, एकमात्र ऐसा स्वतंत्र नदी है जो सीधा जाकर बंगाल के खाड़ी पर मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी की अगर बात करें तो ये ऐसा स्वतंत्र नदी है जो सीधा जाकर कहाँ मिलता है, तो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ियों में मिलता है। इससे और बात करें तो थोड़ा सा दक्षिणी पूर्व भाग पर आप देखिएगा ना, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर किसी की बात की जाती है तो वो होती है स्वर्ण रेखा नदी। आपसे बराबर पूछा जाता है दक्षिणी पूर्व भाग का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है, तो आप बोलिएगा स्वर्ण रेखा नदी। देखिए किसी को लगे कि धीमा है, एकदम हल्के में सर बता रहे हैं या आराम से बता रहे हैं, तो YouTube में बहुत प्यारी सी फैसिलिटीज़ दी रहती है आपका क्या, प्लेबैक करने का। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को आप अपने अनुसार देख सकते हैं। किन्हीं को लगेगा कि स्लो में बताया जा रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, किन्हीं को लगेगा धीरे धीरे बता रहे हैं तो वो स्पीड करके देखें, और किन्हीं को लगे जल्दी बता रहे हैं तो आप इसको स्लो मोड में करके देखें। लेकिन मेरा मकसद है कि हर चीज़, हर एक पॉइंट को आपको बता दिया जाए कि उससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके एग्जाम में बन जाए, इसीलिए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोन नदी के बारे में भी। सोन नदी की अगर बात की जाए तो सोन नदी का पहले उद्गम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो कहाँ से शुरुआत होती है सोन नदी, तो सोन नदी आपको पता होगा अमरकंटक, जी हाँ, अमरकंटक से निकलती है और झारखंड के तरफ ये कहाँ पर प्रवेश करता है, तो गढ़वा की तरफ प्रवेश करता है। गढ़वा और पलामू के तरफ आप बढ़िएगा, पलामू के तरफ जब बढ़िएगा तो ये
इस तरह से फिर बहने लगती है, पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने लगती है। और ये पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में, झारखंड में वो कौन सी नदी है जो आते समय फिर पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने लगती है, तो वो एकमात्र सोन नदी। और फिर लास्ट में अगर शंख नदी की अगर हम बात करेंगे तो शंख नदी आपका दक्षिणी कोयल नदी से मिलकर सीधा सीधी दक्षिणी कोयल नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी बन जाती है। कभी कभी आपसे पूछा है ब्राह्मणी नदी कौन बन जाता है, ब्राह्मणी नदी। तो ये आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी नदी कौन बनता है, तो शंख नदी बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा, बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक आप बोलिएगा बी फॉर बाहुबली, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है, ये आपको बताना है। तो दामोदर घाटी परियोजना देखिए बाढ़ नियंत्रण भी है, क्योंकि अभी मैंने बाढ़ की कहानी बताया, तो ये तो होगा ही। सिंचाई में भी काम करती है, ये भी होगा। और जल विद्युत में आप देखते होंगे, दामोदर नदी में जाइएगा तो विद्युत का भी काम चालू रहता है, जल विद्युत का भी काम, यानी बहुउद्देशीय। देखिए इसमें ऐसा नहीं कि ऑप्शंस आप देखिएगा और बोलिएगा कि इसमें 1 से तो ज़्यादा दिया ही नहीं, मोर देन 1 या 1 से ज़्यादा लिखा ही नहीं, लेकिन देखिए ऑप्शंस बहुत प्यारा दिया है। पहला में दिया बहुउद्देशीय, मतलब बहुत उद्देश्य के लिए माना जाता है, इसीलिए हम इसको मार देंगे ए फॉर अपना इलाहाबाद, मार कर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है, ये तो सबसे प्यारा क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से किन जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है, कमेंट करके आप भी बताइएगा। तो देखिए पंचायत में ये व्यवस्था बनाई गई थी, और पंचायत की जो व्यवस्था है वो चली आ रही है। तो ये किस व्यवस्था में हो रही है, तो कोल जनजाति, जी हाँ, कोल के जनजाति के द्वारा जो प्रधान पंचायत के द्वारा जो होते हैं ना, प्रधान बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है। और देखिए अगर आपको इसी तरह से सेशन अच्छा लग रहा है तो देखिए प्यार देना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए आपको सब्सक्राइब करने या लाइक करने या शेयर करने में किसी तरह का 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ लगता था, बहुत लोग अगर इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा, हैशटैग विवेक बिंद्रा जी, तो वहाँ देखिए आपने इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा डुबाया होगा, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी तरह का पैसा आपको चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि कुछ दूसरों की आप मदद कीजिएगा। क्योंकि अगर वीडियो किसी के पास जाएगी, अगर उसको अच्छा लगेगा, कुछ ज़रूरतमंद के पास जाएगी, तो वो कुछ सीख कर वीडियो से जाएगा। इसीलिए हम ना तो विवेक बिंद्रा है, ना तो हमारी संस्था विवेक बिंद्रा है जो आपको लूटने का काम करेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सेशन को और भी बेहतरीन तौर पर ले जा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति समूह से है। देखिए पढ़ा पंचायत की बात हुई है, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। पढ़ा पंचायत सबसे बड़ी जो पढ़ा पंचायत की बात होती है, तो ये सीधा सीधा सवाल पूछा गया, झारखंड के किस जनजाति समूह से संबंध रखता है। तो ये जो संबंध रखता है ना, उरांव जनजाति। अब उरांव जनजाति के बारे में जान लीजिए, झारखंड के सबसे प्रसिद्ध जनजाति में से दूसरा नंबर या सबसे बड़ी जनजाति में से दूसरा नंबर का जनजाति कौन है, तो वो है उरांव जनजाति। दूसरा, प्रशासनिक अस्थायी स्वशासन की अगर बात की जाए तो ये पंचायतीय शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायती शासन व्यवस्था है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर पे आते हैं। 9वां नंबर पे क्या है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ है। पूर्वी भारत का पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए झारखंड का नहीं पूछ रहा है, सीधा भारत से पूछ रहा है। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो वो देखिए आप सुनते हुए होंगे कि सिंदरी में बहुत कोई पढ़ाई करने के लिए जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुनते हैं। कहाँ पर है, तो ये जो है सिंदरी। अब बोलते हैं सिंदरी कहाँ पर है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। धनबाद आप देखे हैं क्या, तो आप बोलिएगा हाँ देखे हैं ना सर। धनबाद बोकारो से आगे बढ़िएगा तो धनबाद का क्षेत्र, और धनबाद में पड़ता है सिंदरी। तो वहीं पर सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है वो पूर्वी भारत का है। कब स्थापना, तो 1951, ये भी आप याद रखिएगा। किसके द्वारा शिलान्यास या किसके द्वारा, तो उस समय के कार्यकारिणी प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीएम
वो थे JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर पे हम लोग आ गए हैं। निम्न में से कौन झारखंड के आदिम जनजाति नहीं है? ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बहुत कोई इसको नहीं पढ़ता है नहीं और सीधा मार देता है और हो जाता है गलत, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं, तो नहीं आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम थोड़ी सी झारखंड का डिटेल में चले जाते हैं और डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं, तो पहला तो यही पूछ देगा कुल जनजाति, कुल जनजाति की संख्या अगर झारखंड की बताई जाए तो कितनी है? कुल जनजाति समूह की संख्या, समुदाय की संख्या, तो यहाँ पर टोटल है 33 कुल जनजाति समुदाय है। उसमें से आदिम जनजाति में कितने हैं? तो आदिम जनजाति में 8। बहुत जगह आपको ये संख्या 9 देखने को मिलेगी, लेकिन 8 ही होता है जनरली। और आदिम को एक और इंग्लिश में देखिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका फुल फॉर्म क्या। आप सुनते होंगे PVTG, तो ये आप बताइएगा तो ये क्या होता है? ये भी आदिम जनजाति होता है, लेकिन फुल फॉर्म किसी को पता होगा तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। अब ये आदिम जनजाति में 8 समूह आते हैं, तो ये 8 जनजाति कौन कौन से होते हैं वो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है जनजाति नहीं है, आपसे पूछा है, लेकिन हमको जानना है। अगर हमको पता होगा 8 कौन कौन से जनजाति आते हैं तो हम बता देंगे इसमें से छांट करके कौन नहीं आते हैं। तो देखिए, पहला जो 8 में से पहला जो आता है वो असुर आता है, असुर जनजाति। फिर बुरहोर आता है, फिर सूर्या परहारी, फिर आप 2 पहाड़ी सुनते होंगे, सूर्या परहारी और फिर माल परिहारी, फिर कोरवा परहिया, फिर कोरवा परहिया, फिर बिड़हिया भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने असुर की बात किया, कोरवा की बात किया, बिरहोर की बात किया, लेकिन मालही की बात नहीं की, इसीलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा C फॉर का होना प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपको बताना है, उस समय जो शहीद हुए थे देवघर में वो कौन थे। तो देखिए, 26 जनवरी की बात है, अगस्त की बात है 1942 को जो देवघर में गोली चली थी, उसमें कौन हुए थे? तो ये जो जिनका शहीद हुआ था वो थे अशरफ लाल। जी हाँ, A फॉर आपका ये होगा। लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, अगर इसका प्रस्ताव के बारे में जान ले, इसका प्रस्ताव कब आया था, ये थोड़ा आप हमको कमेंट करके अगर बताना है तो बता दीजिए। और क्या नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा इस प्रस्ताव के बाद? तो चलिए, प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो प्रस्ताव पेश बॉम्बे अधिवेशन में प्रस्ताव पारित मतलब पेश किया गया था। और वो जो वक्त था, उस समय जो समय था वो था 8 अगस्त 1942 का वो आपको समय था। तो आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पारित हुआ किस अधिवेशन में, बराबर पूछता है, तो मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को। और गांधी जी ने यहाँ पर एक नारा भी दिया था, करो या मरो। ये नारा भी आपको याद रखना है जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1987 में गठित कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ये फंसाने वाला भी क्वेश्चन है। देखिए, बहुत बार यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है 1987, लेकिन बहुत जगह आपको पढ़ने को क्या मिलेगा ना, ये 1989 की बात है, इसीलिए ये कंफ्यूजन का पात्र बनता है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस में सीधा 1987 दिया है, तब आप क्या कीजिएगा, तब फिर आप इसको हाईलाइट देखिएगा और सीधा मारिएगा। तो इसको जब हाईलाइट देखिएगा तो देखिए, कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के कौन अध्यक्ष थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन, BS लाल। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, बहुत जगह BS लाल ही दिखाई देगा
बहुत जगह BS लाल दिखाई देगा, लेकिन आपको जो ऑप्शन में दिखाई दे उसको मार दीजिएगा। देखिए इनके साथ साथ 3 अधिकारी और थे, और साथ ही साथ आपको याद रखना है 9 बिहार के भी अधिकारी प्लस 9 बिहार के भी अधिकारी साथ में इसके कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर पे हम आ चुके हैं, और 13 नंबर का देखिए सीधा स्टेटमेंट वाइज दिया है, और इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए 18 मई 1991 को झारखंड विकास परिषद विधेयक को बिहार विधानसभा की मंजूरी मिली। दूसरा पॉइंट है 4 जुलाई 1997 में दिन जैक को पुनः अधिकार देने की घोषणा बिहार सरकार ने की, और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य की गठन किया गया, और नवगठित राज्य यानी झारखंड राज्य का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान 27वां है। तो देखिए ये 4 कथन, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, सही नहीं बताना, आपको कौन सा गलत बताना है। तो देखिए आपको पता होगा 18 मई 1991 को झारखंड विकास परिषद जो विधेयक था विधानसभा में, बिल्कुल ये पारित कर दिया गया था। फिर 4 जुलाई 1997 की बात होगी कि जैक आप पढ़े होंगे, तो जैक को पुनः अधिकार के लिए घोषणा जो बिहार के सरकार से था वो हुआ था, और ये तो बच्चा जान रहा है कि 15 जुलाई 2000 को ही, तो ये तो सही है, ये तीनों सही है। लेकिन नवगठित राज्य में जब झारखंड हुआ था ना, तो भारतीय संघ का अन्य राज्य के स्थान में ये 27वां स्थान नहीं था, इसका स्थान जो था वो था 28वां, उसका स्थान था 28वां, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, और आप ऑप्शन मारिएगा डी फॉर हमारी देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन जगदीश त्रिगुणायत के प्रमुख कृतिक है? तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सीधा फैक्ट इसमें है नहीं, सीधा सपाट पूछा गया। तो इसके कौन थे प्रमुख कृति? तो वो थे संथाल परगना। जी हाँ, सी फॉर कहोना प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से रहा है? तो रानी सर्वेश्वरी देवी का आपको पता होगा, जब पहाड़ियों का जब एक बार आंदोलन चला था, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक दामिन एक्को कर एक दामिन, मैं लिख भी देता हूँ, चलिए, दामिन को का विरोध किया था। तो आप ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है दामिन ए को का विरोध करने वाला कौन थी? तो रानी सर्वेश्वरी देवी। आपसे पूछा है झारखंड के किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? तो झारखंड के ये किस क्षेत्र से? तो ये जो संबंधित रखती है वो संथाल परगना से ही संबंधित रखती है। अब आपके पास बचा लास्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या करना है? सम्मिलित करना है। क्या करना है? एक तरफ धार्मिक विशेषज्ञ दिया हुआ है और एक तरफ जनजाति दी गई है, यानी जनजाति धार्मिक विशेषज्ञ को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए आप देखिएगा, तो देखिए संथाल में अगर बात करेंगे तो संथाल क्या कहा जाता है? नायके। जी हाँ, और मुंडा लोग क्या? तब पाहन मुंडा, और मुंडा के साथ उराव भी, ये एक और जोड़ लीजिए, मुंडा के साथ उराव जनजाति भी, पाहन और हो जो है वो देवोनवा, और चेरो की बात अगर की जाए तो वो गोसाई। यानी आप देखिएगा फर्स्ट का 4, फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड किस में दिखाई दिया? ये दोनों तो है नहीं, ऐसे काट दीजिए, ये दोनों में। फिर आप देखिए सेकंड का 4th, तो सेकंड का 4th, ये दोनों में। देखिए एकदम इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, एकदम चुनते रहिए। फिर थर्ड का मैंने क्या बताया? थर्ड का बताया फर्स्ट, तो थर्ड का फर्स्ट क्या हुआ? इसमें मिला, तो आप मारिएगा बी फॉर बाहुबली और निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब जिला का प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है? ये देखिए राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है, और राज व्यवस्था का क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? अगर कोई जिला में कानून या व्यवस्था बनाए का काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो बोला जाता है ना, जिला दंडाधिकारी। जी हाँ, जो जिला में दंड देगा उसको बोला जाता है जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 18, 19, 20, ये हमारा लास्ट पड़ाव। देखिए पूजा में जो पहान, देखिए अभी मैंने
इसकी बात कही थी, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट में लिखा हुआ है, देखिए की मदद करता है उसे उराव लोग क्या कहते हैं। तो अभी तो मैंने बात की, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ही तो अभी मैंने चर्चा की थी कि देखिए मुंडा और उराव दोनों को पाहन ही बोलते हैं। तो देखिए मुंडा और यहाँ उराव की बात है तो ये क्या कहेंगे, पाहन, यानी ए फॉर आपका इलाहाबाद आंसर होगा। देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। देखिए देश में 51 शक्ति पीठों में से एक माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिला में स्थित है। देखिए माँ छिन्नमस्तिका जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार और बहुत नामी चेहरे यहाँ पर आते हैं वो कहाँ स्थित है, तो वो देखिए आपको पता होगा कहाँ, तो रामगढ़ से आप 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर का सफ़र तय कीजिएगा तब आपको रजरप्पा मंदिर मिलेगा। तो इस माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, देखिए माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दे रजरप्पा तब आप रजरप्पा मारिएगा, लेकिन यहाँ पर जिला पूछा है तो जिला आप मारिएगा रामगढ़, और कभी जिला ना देकर इसको और ट्विस्ट कर सीधा किस राजधानी में पड़ता है तो आपको रांची मारना होगा। इसीलिए देखिए रांची भी दिया, रामगढ़ भी दिया, लोहरदगा तो चलिए हट गया, ये दोनों तो हट गया, लेकिन रांची रामगढ़ दोनों दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, रामगढ़ मारिएगा और अगर सीधा प्लेस पूछे तो आप रजरप्पा मारिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल के समय में हुई थी। कौन सा मेला इस शासन काल के वंश में समय में किया गया था। तो देखिए ये 4 मेला आपके दिए गए हैं। भूत मेला, अगर हम बात करें करमदाहा मेला, पहले हम इसी की बात करते हैं। करमदाहा मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जामताड़ा में ये आपका मनाया जाता है करमदाहा मेला। फिर इंद्र जतरा मेला की अगर बात करें तो इंद्र जतरा मेला आप देखते होंगे पिठोरिया, रांची की तरफ इधर साइड जाते होंगे तो पिठोरिया का एरिया, ये पिठोरिया का एरिया कवर करता है। और इसकी अगर बात करें हथिया पत्थर या हरिया पत्थर, 2 नाम इसका दिया जाता है। तो हथिया पत्थर की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है बोकारो में, ये मेला लगता है और बहुत सुंदर मेला लगता है। बोकारो के भी अंदर जाइएगा ना तो फुसरो कर प्रॉपर बोकारो नहीं, कभी आपसे और डिटेल में पूछे तो पूछ सकता है किस एकदम इलाके में, तो आप याद रखिएगा फुसरो का इलाका में लगता है। और ये कब लगता है, तो अभी हाल ही में आने वाला है, आपको पता है मकर संक्रांति, तो इसी के वक्त ये मेला लगता है। लेकिन आपसे पूछा नागवंशी का सबसे पुराना, तो आप सबसे पुराना जो मारिएगा यानी सबसे पहले से चलता आ रहा वो है इंद्र जतरा मेला, यानी डी फॉर आपका देवसेना। तो ये था 20 प्रश्नों का। इसके बाद इसी सेट का 20 प्रश्न अभी और करेंगे और इस सेशन को पहला सेट को ख़त्म करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी आपको सेशन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि 28 तारीख तक हम लोग का प्रयास है कि इसी तरह से आपको MCQ सीरीज़ के माध्यम से डिटेल वाइज बताया जाएगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी टॉपिक में अगर दिक्कत है कमेंट कीजिएगा तो उस टॉपिक को भी लाकर डिटेल वाइज डिस्कस किया जाएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।